अरबी औरतें 18 साल के कुंवारे लड़कों से ऐसा क्या काम करवाती जिसके लिए 5 लाख रुपए महीना देती। राज जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम रोहन है। मैं एक कम उम्र का जवान लड़का हूँ। मेरी कहानी कुछ अजीब सी है। मैं अपने भाई भाभी के साथ उनके घर में रहता था। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। एक दिन मेरी भाभी ने मुझसे कहा, रोहन आज तुम काम पर मत जाना। जैसे ही मैं काम पर जाने लगा, भाभी ने मुझे पीछे से रोक लिया, जिस पर मुझे बहुत उलझन हुई थी और हैरत भी हुई, जबकि भाभी मुझे कभी भी ऐसा नहीं रोका करती थी, बल्कि वो तो मुझे बुलाना भी पसंद नहीं करती थी। मैं भी रुक गया और रुक कर उनकी बात सुनने लगा। मैंने उनसे कहा, जी बताइए, सब कुछ ठीक तो है ना? इस पर वो कहने लगी, नहीं कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारे भैया कहीं काम से गए हुए हैं, 2-3 घंटों में आ जाएंगे, तो उन्होंने तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर मैं एकदम सोच में पड़ गया कि आखिर भैया को मुझसे किस बारे में बात करनी है। मैंने भाभी से तब इसी अंदाज में पूछा, पर भाभी ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। तुम्हारे भैया किस बारे में तुमसे बात करना चाहते हैं, वही तुमको सब कुछ बताएंगे। तुम उनकी बात सुनकर जाना। मैं अच्छी तरह से जानता था कि जो भी बात होगी उसके पीछे लगाई बुझाई भाभी ने ही की होगी, और वो इस बात से इतनी अनजान बन रही थी जैसे उनको कुछ पता ही ना हो। मैं यकीन ही नहीं कर सकता। भले से ही मैं उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन भैया भाभी के रवैये ने मुझे वक्त से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। मैंने इस बात पर भाभी से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप घर से बाहर निकल आया। भाभी पीछे से बार बार मुझे आवाज़ लगाती रही, सुनो रोहन, मैंने तुमसे कहा ना अपने भैया की बात सुनकर जाना, उनको मैं क्या जवाब दूंगी, वगैरह वगैरह। मगर मुझे अब इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। आज भैया की वजह से ही मैं ऐसे धक्के खा रहा था, और अपना घर होने के बावजूद भी उस घर में मुझे किराया देकर रहना पड़ता था। फिर मैं किस रिश्ते से उनको भैया भाभी होने का दर्जा देता, लेकिन मैं उनकी बहुत इज्जत और सम्मान करता था। उन्होंने अपनी इज्जत में कमी करने के अलावा मुझे कभी किसी बात का भी मौका नहीं दिया। मैं चलता हुआ यही बातें सोचते सोचते घर से बहुत दूर आ चुका था। अचानक से ही गाड़ी आकर मुझसे टकरा गई और मैं तभी गिर पड़ा। इस हादसे में कसूर गाड़ी वाले का नहीं था, बल्कि कसूर तो मेरा था, क्योंकि मैं बगैर किसी ध्यान के अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। ट्रैफिक से भरी सड़क पर चल रहा था। टक्कर के बाद मैंने खुद को जमीन पर लेटा हुआ पाया और मेरे इधर उधर खून ही खून बिछा हुआ था। कहाँ कहाँ चोट आई थी मुझे कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद मुझे किसी भी बात का होश नहीं रहा और मैं बेहोश हो गया। मुझे सिर्फ इतनी आवाज़ आ रही थी कि कोई एम्बुलेंस को बुलाओ और उसे अस्पताल लेके जाओ। 3 दिन बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा रहा था और मेरा पूरा शरीर पट्टियों में जकड़ा हुआ था। मेरे इधर उधर 2 लगे हुए स्टैंड थे जिन पर ड्रिप लटकी हुई थी, और मेरे पास एक नर्स खड़ी मेरा बुखार चेक कर रही थी। जब मैंने आंखें खोली तो वो मुझे देखते हुए पूछने लगी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने इशारे से सिर हिलाकर बहुत मुश्किल से कहा कि मेरा पूरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। उस पर नर्स ने मुझे टीका लगा दिया। मेरे घर वालों से मेरी कोई बात नहीं हो सकी थी। टीका लगाते ही मेरा दिमाग फिर से भारी होने लगा। मैंने हिम्मत करके वो सवाल पूछ लिया जो होश में आते ही सबसे पहले लोग पूछा करते हैं, जिनके सगे संबंधी इस दुनिया में मौजूद होते हैं। मेरे भी थे, पर वो अलग बात थी कि वो मुझे अपना कुछ नहीं समझते थे। नर्स ने ना जाने क्या जवाब दिया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं अपने होश खो रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हुआ। बस मेरा शरीर दर्द किए जा रहा था और उसके बाद नींद के आगोश में चला गया था, बिना ये जाने कि मेरे भैया को इस बारे में पता भी है या नहीं। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो कमरे में कोई नहीं था। मैं इस बार थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। काफी देर से खुली आंखों से छत को घूरता जा रहा था, जब एक लड़की कमरे में आई। वो मुझे देखकर कहने लगी कि मैं यहाँ पर इंटर्न हूँ और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने इस बार भी सर हिला दिया कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा, आपको क्या हुआ है? जिस पर वो अफसोस से बोली, अब तो आप बहुत बेहतर हैं, वरना पहले आपकी हालत काफ़ी ख़राब थी। आप यहाँ खून से लथपथ आए थे, डॉक्टर तो आपका पाँव काटने वाले थे। वो लड़की शायद बहुत ही बातूनी थी। उसी वक्त वहाँ हॉस्पिटल की नर्स कमरे में आई और उस लड़की को डांट कर कहने लगी,
इसलिए हम ई टर्न नहीं रखते, जहाँ जिसको चाहा बातें करने खड़ी हो जाती हो। तुम यहाँ काम करने आती हो या बातें करने? वो मरीज अभी उठा है और तुम उसको बातों में लगा रही हो। अब जाओ यहाँ से और अपना काम करो। नर्स ने उस बेचारी को अच्छी खासी बातें सुना दी थी, जिससे वो बेचारी मेरे सामने काफ़ी शर्मिंदा महसूस कर रही थी और वो लड़की वहाँ से चली गई। फिर नर्स मेरे पास आई तो मैं भी वैसी ही हालत में था। इससे पहले वो मेरा टीका लगाती, मैंने उससे डरते हुए पूछा, क्या सच में मेरा पैर कट गया? उस बात पर नर्स ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम बच गए। यही वजह है जो मैं हमेशा इस लड़की को यहाँ आने से रोकती हूँ। पता नहीं मरीजों को क्या क्या बताती रहती है, मगर मुझे नर्स की बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं हुई। मैंने पूछा, मुझे यहाँ कितने दिन हो गए हैं? नर्स ने बताया कि आज तुम्हें तीसरा दिन है, वरना पहले 2 दिन तो तुम्हारी हालत बड़ी नाजुक थी, मगर अब तुम काफ़ी हद तक ठीक होते जा रहे हो। उम्मीद है अगले 2-3 दिन बाद तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मैंने पूछा कि आपने मेरे घर वालों को खबर पहुंचाई? इस बात पर नर्स ने हैरत से मुझे देखा और इनकार से सिर हिलाते हुए कहने लगी, हमें कैसे पता होगा तुम्हारे घर वालों के बारे में? ना तुम्हारे पास कोई मोबाइल है और ना ही कुछ और, ना ही तुम्हारे बारे में कोई हमसे कुछ पूछताछ करने आया। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद जो लोग तुम्हें सड़क से उठाकर यहाँ एडमिट करवा कर गए थे, उसके बाद भी उनका भी पता नहीं वो कहाँ गए और कौन थे। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी अब तुम ठीक हो। तुम मुझे अपना नंबर बताओ, मैं तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे बारे में बता देती हूँ। मुझे वो शुरू में गुस्से वाली लगी थी, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। मेरे साथ बड़ी नरमी से बातें कर रही थी। मैंने अपने भैया का नंबर उसको बताया। वो मेरे पास ही खड़ी होकर फ़ोन करती रही, मगर भैया का फ़ोन बंद जा रहा था। फिर मैंने उसको अपनी भाभी का नंबर दिया। भाभी ने कुछ देर के बाद फ़ोन उठा लिया। फिर नर्स ने उनसे बात की। नर्स ने भाभी को मेरे एक्सीडेंट के बारे में बताया तो वो कहने लगी, वो खुद अपना अच्छा बुरा जानता है और अच्छा खासा कमाता है, अपना खर्च खुद कर लेगा। फिलहाल हम तो बहुत सी परेशानियों में घिरे हुए हैं। हमारे अपने ही खर्च पूरे नहीं हो रहे, जो हम उसके भी अस्पताल का खर्चा दे और उसे कहिएगा वो ठीक हो जाए तो घर आ जाए। अब हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी बातें सुनाकर फ़ोन बंद कर दिया। नर्स भी कुछ पल के लिए उनकी बातें सुनकर परेशान हो गई थी, क्योंकि फ़ोन स्पीकर पर था और मैं ये सारी बातें सुन रहा था। नर्स इसके बाद मुझसे कहने ही वाली थी, मगर मैंने हाथ उठाकर उसे मना कर दिया और कहा, मैं जानता था मेरे साथ यही सब होगा, पर मुझे अस्पताल का बिल देना वो भर दूंगा। उस पर नर्स कहने लगी कि ये सरकारी अस्पताल है, तो यहाँ सिर्फ थोड़ा बहुत ही खर्चा होता है, बस दवाइयों का ही बिल होगा, वरना वैसे तो कोई खर्चा नहीं है। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैं वहाँ 3 दिन रहा, मगर मेरा हाल पूछने वाला वहाँ कोई भी शख्स नहीं आया। 3 दिन बाद मुझे जब डिस्चार्ज किया गया तो मैं घर जाने के बजाय एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ गया, क्योंकि घर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। काफ़ी देर में उस दुकान पर बैठा रहा और सोचता रहा कि काश कोई भी मेरा अपना होता। मेरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी, हालांकि मेरा दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। वहीं बैठे बैठे मुझे ख्याल आया, क्यों ना मैं घर चला जाऊं। यहाँ बैठकर मैं खुद को ही तकलीफ पहुंचा रहा हूँ, तो बेहतर है घर जाकर चुपचाप कमरे में बंद हो जाऊंगा। ना किसी से कोई सवाल करूंगा और ना ही उनके सवालों का जवाब दूंगा। ये सोचकर मेरे दिल से बोझ खत्म हो गया था और मैं बड़ी मुश्किल से घर के पीछे चला आया। मेरे घर में लोहे की सीढ़ियाँ थी और उनका रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। मेरा कमरा छत पर ही था। वैसे तो आमतौर पर मैं घर के अंदर वाली सीढ़ियाँ इस्तेमाल करता था, मगर उस वक्त मैंने वही लोहे की सीढ़ियाँ जो छत की तरफ जाती थी, उन्हीं को इस्तेमाल करके सीधा अपने कमरे में पहुँचकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मुझे भूख नहीं थी, इसलिए मैंने खाना भी नहीं खाया था। अपने बिस्तर पर लेटकर मैं सोचने लगा कि अब मुझे कल अस्पताल के उस छोटे मोटे बिल को भी जमा करना है। मैं उसको कैसे जमा करूंगा? मेरा कमरा भी वैसे ही गंदा पड़ा रहा जैसे मैं छोड़कर गया था, क्योंकि मेरे कमरे में तो ताला लगा था, इसलिए किसी ने यहाँ आने की कोशिश भी नहीं की। बल्कि मुझे किसी ने भी अस्पताल में आकर नहीं पूछा। वो तो फिर भी एक बेजान कमरा था, उसे कौन पूछता। पूरी रात मेरी बड़ी बेचैनी से और सोचते हुए गुजरी। आधी रात को मेरे पैर में दर्द होने लगा, मगर जैसे तैसे मैंने बर्दाश्त कर लिया और अपने दर्द को बिना आवाज़ के ही सहन करने की कोशिश की। मैं और भैया तो एक ही माँ बाप की औलाद थे, फिर वो क्यों बदल गए थे? मैंने तो हमेशा उनकी इज्जत की। मैं उनकी हद से ज़्यादा इज्जत करता था। उन्होंने हमेशा मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि उनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है।
मेरे पास अपनी जमा पूंजी रखी थी वो उठाई और पहले तो अस्पताल जाकर उनके बिल अदा किए और फिर काम पर चला गया। मैं एक होटल पर वेटर का काम करता था। जब मैं होटल गया तो वहाँ के मालिक ने मुझे देखते ही मुझसे पूछा, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? जब पट्टियों में मेरे पैरों को जकड़े हुए उन्होंने देखा तो वो खुद ही समझ गए और मुझे देखकर उन्होंने मुझसे कहा, रोहन तुम इतने दिनों से नहीं आए, हमारा तो काम है ये, अपने काम को हम तुम्हारे नाम से बंद तो नहीं कर सकते थे ना। हमने नया लड़का रख लिया है, जाहिर सी बात है इतने दिन तुम्हारा कौन इंतज़ार करता। मगर मुझे फिर भी इस बात का दुख हुआ कि आज तक मैंने अपने मालिक को कभी शिकायत का मौका तक नहीं दिया और उन्होंने मेरे कुछ दिन न आने पर फ़ौरन ही नया लड़का काम पर लगा लिया। लेकिन यह शिकायत मैंने अपने सगे भाई से नहीं की थी तो उससे क्या कहता। मैंने मालिक से कहा कि मालिक मैं खाते का काम कर लेता हूँ मगर मुझे नौकरी से मत निकालिए, पर वो मुझे रखने को तैयार ही नहीं थे। बस उन्होंने बातों को गोलमोल घुमा दी और कहने लगे, तनख्वाह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं उनकी बातों के घुमाव को समझ चुका था, मतलब वहाँ से भी मुझे साफ साफ जवाब मिल चुका था। मैं बेबसी से जैसे ही मुड़ने लगा तो वो मालिक मुझसे कहने लगे, देखो मैंने जानबूझकर तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला, मैं तुम्हें इसके पीछे का सच बताता हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। मैंने उनको नज़रअंदाज करना चाहा मगर मालिक ज़बरदस्ती मुझे कमरे में ले गए और बोले, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम कितने मजबूर हो मगर मुझे भी तुम्हारा ख्याल है। सालों से तुम मेरे पास काम कर रहे हो मगर मुझे तुम्हारी तरफ से कभी शिकायत नहीं मिली। तुम्हें याद है वो अरबी औरत? मैं मालिक की बातें बिना ध्यान दिए ही सुन रहा था और बिना कुछ समझे में ही मैंने उनकी बात पर सर हिला दिया मगर शायद मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं था। तभी वो मुझे समझाने के लिए कहने लगे, तुम्हें याद है ना एक बार हमारे होटल में मोटी सी औरत एक बड़ी सी कार में आई थी और भारी टिप भी तुम्हें देकर गई थी और अरबी में ही बात कर रही थी। वो अभी भी मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे शायद वो बात अब मुझे याद आ गई हो मगर वो मुझे पहले ही याद आ चुकी थी। सो मैंने कहा, हाँ याद आया, आगे बताइए क्या बात है? वो तुम्हें देखकर गई थी, तुमने ही उसका ऑर्डर पूरा किया था। एक हफ्ता पहले ही वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा पता नहीं वो क्यों काम पर नहीं आ रहा। उसके बाद वो रोज़ यहाँ पर आती है, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखना चाहता। मुझे डर है कि वो तुम्हें सच में ढूंढ कर अपने साथ ना ले जाए। आगे तुम्हारी मर्जी है। मैं सोचना चाह रहा था कि कहीं मालिक झूठ तो नहीं बोल रहे हैं मगर चाहकर भी ये नहीं सोच सका क्योंकि मुझे यकीन था वो शख्स मुझसे झूठ बोल रहा है। मैं और मालिक अंदर कमरे में ही थे। इतने में ही एक लड़के ने मालिक को बताया कि वही अरबी औरत आई है और रोहन के बारे में पूछ रही है। तब मेरा मालिक और भी ज़्यादा पक्का हो गया था। मालिक ने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछने लगे, अब बताओ आया तुम्हें यकीन मेरी बात का? इससे पहले वो जाकर उस औरत को मना करते कि यहाँ पर कोई रोहन नहीं है। मैं होटल के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल गया। मालिक ने भी जाकर उस औरत को यही कहा कि काफ़ी दिनों से वो काम पर नहीं आ रहा। मैं उस औरत की गाड़ी को पहचानता था क्योंकि पहली ही बार जब मैंने उसकी गाड़ी को देखा था, देखते ही मुझे उसकी गाड़ी बहुत पसंद आई थी। मैं उसकी गाड़ी के पीछे जाकर खड़ा हो गया और आकर अपनी गाड़ी में बैठी तो साथ ही मैं भी शीशे की तरफ झांकने लगा और मैंने उस औरत से पूछा, आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? उसने मेरी तरफ देखा और मेरी बात पर वो बिल्कुल भी नहीं डरी। बड़े आराम से आगे का दरवाज़ा खोलकर मुझे बैठने का इशारा किया। मुझे एक पल के लिए तो डर भी लग रहा था। फिर मैं आर या पार का फैसला करते हुए उस गाड़ी के अंदर बैठ गया। वैसे भी किसी को मेरा कोई ख्याल नहीं था जो मैं उससे डरता फिरता। मैंने उससे कहा, हाँ बताओ क्यों आती हो रोज़ मेरा पता करने यहाँ पर? उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप गाड़ी चलाती रही। मैंने 2-3 बार उससे फिर वही बात पूछी मगर वो तो अपना मुंह बंद किए बैठी थी। उसका कोई जवाब न आने पर मैं भी चुपचाप बैठ गया क्योंकि बोलने का फ़ायदा नहीं था। आधे घंटे बाद उसने गाड़ी कोठी के सामने रोक दी। चंद लम्हों में कोठी का दरवाज़ा खुला तो गाड़ी अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने नौकर को इशारा किया तो वो मुझे उसके पीछे ड्राइंग रूम में लेकर चला गया। मैंने अभी भी बेचैनी से पूछा कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो, जबकि मैं 1000 बार तुमसे एक ही सवाल पूछ चुका हूँ मगर तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे रही हो। कुछ देर के बाद उसकी चुप्पी टूटी और वो कहने लगी,
मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में नहीं बिठाया था, तुम अपनी मर्जी से गाड़ी में सवार हुए थे। रही बात तुम्हें ढूंढने की, तो मुझे एक नौकर चाहिए था। इस बात पर मैं हैरानी से बोला, तो कोई भी दूसरा नौकर रख लेती, मेरे लिए वहाँ उस होटल के चक्कर क्यों लगा रही थी। वो थोड़े अंदाजी शब्दों के साथ बोली, तुम नहीं समझोगे मासूम बच्चे, मगर खैर ये तुम्हें सारा काम समझा देगा और अब तुम ही मेरे घर के हेड सर्वेंट हो गए। मैंने हैरानी की आवाज़ में कहा, अगर मैं यहाँ पर काम ना करूँ तो। वह बोली, मत करो, तुम यहाँ से जा सकते हो, मगर मुझे यकीन है तुम यहाँ पर हर हाल में काम करोगे। तुम्हें यहाँ रहने की जगह भी मिलेगी, तनख्वाह भी मिलेगी और दुनिया का ऐशो आराम भी मिलेगा। जो तुम चाहोगे यहाँ वैसा ही होगा। मैंने कहा, लेकिन मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों। मैं अभी तक हैरान था, क्योंकि ये सब कुछ बिना मतलब के नहीं मिलता, मगर इस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। जबकि पीछे से मैं इस वक्त उस पर गौर करने लगा कि ऐसी क्या बात है, आखिर ये औरत मुझे यहाँ नौकरी पर क्यों रखना चाहती है और मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है और मेरे लिए उस होटल के इतने चक्कर क्यों लगा रही थी। ऊपर से कितना यकीन से कह रही थी कि तुम मेरे हेड सर्वेंट हो और मेरे लिए काम करोगे। मैंने बहुत सोचा, जितना दिमाग लड़ा सकता था लड़ा लिया, मगर किसी तौर पर भी मुझे उस औरत का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तक हार कर मैं वहीं बैठ गया। जब एक नौकर आया और मुझे अपने साथ सर्वेंट क्वार्टर में ले आया। मेरा क्वार्टर सबसे प्यारा और खूबसूरत था। उस औरत ने एक बार भी मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछी कि तुम यहाँ पर काम करोगे या नहीं, और वो नौकर भी उसी अरबी औरत की तरह था। उसने भी मुझसे नहीं पूछा कि क्या मैं क्वार्टर खोल दूँ। इस नौकर ने मुझे क्वार्टर के पास लाकर खड़ा कर दिया, बगैर मेरी मर्जी जाने। मैंने भी खुद को हालात के सहारे छोड़ दिया। वापस जाता तो किसके लिए जाता? उस भाई और भाभी के लिए जिन्होंने एक हफ्ते से मेरा पता करने की कोशिश भी नहीं की थी कि मैं कहाँ पर हूँ और कहाँ नहीं। किसी जलील इंसान की तरह मुझे उस घर में एक साइड पर फेंका हुआ था। भाभी इस कदर मुझसे नफरत करती थी कि शुरू में ही उन्होंने मेरे खाने पीने के बर्तन भी अलग कर दिए थे और ना खुद हाथ लगाती और ना ही अपने बच्चों को मुझे छूने देती थी। ये तो फिर बाद में कहीं जाकर मुझे ही ख्याल आया कि मुझे उनसे खुद ही अलग हो जाना चाहिए। मेरा दिल चाहा कि एक बार भाई को ज़रूर बताऊं, शायद मेरे अंदर अब भी उनके लिए एहसास बाकी था। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो सामने ही टेलीफोन रखा था, जो यकीनन मेरे लिए होगा, और अगर मेरा नहीं भी था तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने भाई का नंबर मिलाया तो 2-4 बार बेल बजने के बाद उन्होंने मेरा फ़ोन उठा लिया। उनके फ़ोन उठाते ही मैंने अपने शब्दों को कड़क बनाने की कोशिश की, मगर मेरी कोशिश नाकामयाब रही। मेरी आवाज़ कांपने लगी और अपनी कांपती हुई आवाज़ से कहा, भैया मैं रोहन हूँ। मेरा नाम सुनते ही उनकी तरफ तो खामोशी छा गई थी। फिर वो सख्ती के साथ बोले, कहाँ हो तुम इतने दिनों से? मैं ये नहीं पूछूंगा तुमसे, क्योंकि तुम अपनी मर्जी के खुद मालिक हो। अब ये बताओ, यहाँ फ़ोन क्यों किया तुमने? मेरा दिल तो एकदम भैया की ये सारी बातें सुनकर टूट गया। मैंने धीरे से कहा, भैया मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मगर वो बात काट कर बोले, जानता हूँ मैं, तुम्हारी भाभी ने बताया था इस बारे में, मगर ये भी यकीन है तुम्हारी तरह तुम्हारी एक्सीडेंट वाली बात भी झूठी होगी। खैर जहाँ भी हो वहीं रहो, घर आना चाहो तब भी नहीं रोकूंगा, मगर दोबारा यहाँ फ़ोन मत करना। ये बात कहते ही फ़ोन कट गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था भैया के उन शब्दों पर जो उन्होंने मुझसे कहे। मैं यकीन करने की बहुत कोशिश कर रहा था। जो कुछ लम्बे पहले शीशे की तरह मेरे कानों में साफ साफ सुनाई दे रहे थे, मैं वह लेट गया और सोचने लगा, भाई के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर बुरा किया था जो मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। पहले सब कुछ ठीक था। जब माँ बाप का देहांत हुआ उस वक्त भी सब कुछ ठीक था। मुझे उन्होंने ही पाला पोसा, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा था, मुझे पढ़ाया लिखाया भी, बल्कि हर तरह से एक बड़े भाई होने का फ़र्ज उन्होंने अदा किया था। उसके बाद भैया को अपनी यूनिवर्सिटी की ही एक लड़की पसंद आ गई। इस लड़की के माता पिता को भी भैया पसंद आ गए, क्योंकि भैया अच्छा कमाते थे। तो उन दोनों की चट मंगनी पट ब्याह वाला हिसाब हो गया। भाभी शादी के बाद जब घर आई तब भी भाई ने हमेशा मुझे प्यार किया। पहले ही दिन उन्होंने भाभी को अपने पास बैठाकर बता दिया था कि ये मेरा छोटा भाई नहीं, इसे मेरा बेटा समझना, इसके मेरे सिवा कोई नहीं है। मैंने उसको बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, कभी भी इसके साथ ज्यादती मत करना। माता पिता के बाद एक यही रिश्ता इस दुनिया में बचा है और मुझे पूरी उम्मीद है तुम भी इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करोगी।
भाभी ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और उस दिन के बाद बाकी उन्होंने भाई की हर बात मान कर दिखाई। मैं स्कूल में अपने सब दोस्तों को बताता था कि मेरी भाभी इतनी अच्छी हैं, वो ये करती हैं, वो ये कहती हैं। साल भर तो सब कुछ ठीक रहा। मैं भी घर में महाराजाओं की जैसे ज़िंदगी गुजार रहा था, कहीं भी कोई दुख मेरे पास नहीं था। फिर भैया को पहली वाली नौकरी से भी अच्छी नौकरी मिल गई, मगर वो दूसरे शहर में थी तो हमें भी शहर बदलना पड़ा। भैया बहुत खुश थे, बल्कि हम सब भी बहुत खुश थे, क्योंकि नए घर में जा रहे थे। पुराना घर बिक चुका था, पर नए घर में जाकर मुझे एक दिन की भी खुशी नसीब नहीं हुई। उसके बाद से ही मेरी ज़िंदगी का उल्टा वक्त शुरू हो गया। उस घर में दाखिल होने के बाद मैं अपने पुराने भैया को ढूंढता ही रह गया, जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत और नरमी से बात किया करते थे। मैंने यहाँ आकर भैया से कहा, भैया मुझे एक अलग कमरा चाहिए। इस बात पर उन्होंने मुझे नज़रअंदाज किया और अपने कमरे से चले गए। मैंने थकावट समझकर उनकी बात को ज़्यादा नहीं सोचा। अगले ही दिन भाभी से भी बात की तो उनका रवैया भी बहुत ख़राब था। मुझे उन्होंने साफ शब्दों से मना कर दिया कि मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है और अपने काम अब से खुद ही करना। खाने के लिए उन्होंने एक गिलास, प्लेट और कटोरी निकाल कर अलग कर दी कि उन बर्तनों के अलावा घर में कोई भी बर्तन मैं इस्तेमाल ना कर सकूं। मैं तो हैरान रह गया कि भला एक ही रात में ऐसा क्या हो गया कि मेरे भैया भाभी ने ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। ऊपर से उनका ये दिल दहला देने वाला रवैया मुझे परेशान कर रहा था। मैं शाम तक भैया के इंतज़ार में बैठा था। जब भैया आए तो फ़ौरन ही उनके पास जाऊंगा। और मैंने भैया के पास जाकर कहा, भैया मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? भाभी भी मुझसे बहुत बुरी तरीके से बात करती हैं, मगर भैया का रवैया उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे था और हैरत अंगेज भी। वो इतनी सख्त से मुझसे बोले, शिकायत लगाने की ज़रूरत नहीं, वो जो कर रही है ठीक ही कर रही है। अगर इस घर में रहना है तो सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। और रही बात तुम्हारी, तो तुम यहाँ भी नहीं रहना चाहो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। और खबरदार जो आइंदा मुझसे ज़्यादा करीब होने की कोशिश की तो। उस दिन के बाद वो हंसता खेलता रोहन भी बदल गया। तब मेरी उम्र 14 साल थी, मगर मैं एक बौने व्यक्ति की तरह हो गया था, जिसका कद छोटा रह जाता है, मगर उसे दुनिया अपने रवैये से एक रात में ही बड़ा कर देती है। फिर भाभी ने खर्चा देने से भी हाथ उठा लिया। वो पता नहीं मुझे खाना भी कैसे दे रही थी, यही मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अपनी छोटी छोटी ज़रूरत पर उनके आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। कभी कॉपी लेनी होती थी तो कभी स्कूल की फ़ीस जमा करनी होती थी। वो हर बार ही बड़े बुरी तरीके से मुझे पैसे दिया करती थी। फिर एक दिन तंग आकर मैंने स्कूल ही छोड़ दिया और एक ढाबे पर नौकरी करने लगा। भैया को पता ही नहीं चला तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ सोचा भी नहीं। जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत मिलता था मैं उसी में ही गुजारा कर लिया करता था। पहले तो बहुत थोड़ा जो कुछ भैया मुझे देते भी थे, उससे भी उन्होंने अब हाथ खींच लिया था। मैंने भी उसके बाद कभी उनसे पैसे नहीं मांगे। एक रोज़ भाभी ने मेरी चारपाई और मेरा थोड़ा बहुत सामान छत पर रखवा दिया। मैं भी खुश था कि चलो उनके सामने कम बैठूंगा उठूंगा। पहली रात वहाँ सोया तो बहुत रोया था, क्योंकि माता पिता को तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। मुझे तो भैया ने ही पाला पोसा था। अब तक एकदम से उनका बदलता हुआ रूप मेरे लिए मेरे दिल पर जख्म कर चुका था। अगले रोज़ काम पर जाने के लिए नीचे उतरा तो भाभी ने मुझसे किराया मांगा और कहा कि हम तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं काफ़ी सालों से, यहाँ तुम फ्री में रह लिए, अब अगर यहाँ रहना हो तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। मैंने जेब में हाथ मारा और जितने पैसे थे उनकी हथेली पर रख दिए। मुझसे पैसे लेते हुए वो कहीं से भी पढ़ी लिखी नहीं लग रही थी। घर में किराया देता हूँ ये बात भैया को भी मालूम हो गई थी, मगर वो चुप थे। बल्कि शायद उनकी ज़िंदगी में अब मेरे लिए एक चुप ही रह गया था बस। फिर उसके बाद से मैं वहाँ पर हर महीने किराया दिया करता था और खाना ढाबे से ही खाता और रात के लिए साथ में भी ले आता। मेरी ज़िंदगी अब एक मशीन की तरह चल रही थी, जिसमें कहीं मेरे दुखों की रुकावट नहीं थी। और अब मैं उस अरबी औरत के घर में बैठा था, जिसका हर मतलब ही मुझे हैरान कर देने वाला था। मैं बेड पर लेटा और उसी के बारे में सोच रहा था।
जब क्वार्टर का दरवाज़ा खुला और मैंने देखा तो वो अरबी औरत मेरे सामने आकर खड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से कहा, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो, मगर वो चुपचाप मुझे देखती रही, जिस पर मैं झुंझला गया और कहा कि जो भी बात है वो खुलकर करो, मुझे इतना सोच में डालने की ज़रूरत नहीं। कुछ देर बाद वो बोली कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। मैंने कहा, ये बात तुम बता चुकी हो, इसके बाद बताओ। मगर वो मुझसे हंसते हुए बोली, नहीं, वो काम नहीं जो तुम समझ रहे हो। मैंने तुमसे कुछ खास काम लेना चाहती हूँ। मैंने कहा, कैसा काम? अब की बार मैंने तेज़ी से कहा तो वो बोली, तुम्हें एक काम सिखाया जाएगा, तुम्हें सोना बनाना होगा और फिर वो सोना तुम मेरे असिस्टेंट बनकर बेचना। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये औरत क्या कर रही है। मैंने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, तुम मुझे खुलकर समझाओ। उसने गहरी सांस भरी और कहने लगी, मैं अरबी औरत हूँ, सब मुझे जानते हैं, मगर मैं यहाँ असल काम सोना बेचने का करती हूँ, तो सब लोगों को मुझ पर एतबार है। तुम सोना बनाओगे और हम मिलकर बेचेंगे। मुझे तो सोना बनाना भी नहीं आता। मैं अभी भी उसकी बात को पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा था। वो बोली, मैं सिखाऊंगी। मैंने कहा, तो तुम खुद ही बना लो ना तुम्हें फिर मेरी क्या ज़रूरत है। उस पर उस औरत की शक्ल देखने वाली थी, मगर वो खुद पर कंट्रोल करते हुए बोली, नहीं, तुम ही बनाओगे, मगर वो असली सोना नहीं होगा। जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे उससे खोजना बहुत मुश्किल है कि सोना असली है या नकली। मैंने इनकार कर दिया कि मैं ये काम हरगिज़ नहीं करूँगा, मगर वो औरत बहुत ज़िद्दी थी। उसने मुझसे कहा, दुनिया तुम्हें कोई अच्छाई के अवार्ड नहीं देगी, लेकिन तुम्हें ये काम करोगे तो मैं तुम्हें बेशुमार माला माल कर दूंगी। इस काम के पकड़े जाने का खतरा बहुत कम है, वगैरह वगैरह। फिर आखिर में मैं मान ही गया, क्योंकि इस तरह से मैं तंग आ गया था। कोई घर बार नहीं था और ना ही अपनों का साथ। जिंदगी बेकार हुई पड़ी थी, तो ऐसे में भला मुझसे अच्छाई की उम्मीद रखना कहाँ की ये अक्लमंदी थी। तो मैं मान गया और उस अरबी औरत के लिए हर वो काम करने लगा जो वो मुझसे कहती थी, जिससे सिर्फ सोना बनाना ही नहीं, मुंशियों के सारे काम भी शामिल थे और भी इसी तरह के बुराई वाले काम थे। मैं तो बहुत हैरान था कि एक औरत भला ये सब कुछ कैसे संभाल सकती है, मगर हिम्मत है इसकी। मेरे बैंक अकाउंट में भी 18 साल की उम्र में पैसे भरने लगे थे। एक दिन मुझे पता चला कि भैया का एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं उन्हें देखने अस्पताल चला गया। भले ही उन्हें मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना था, मगर मेरे लिए तो वो मेरे माता पिता का ही दर्जा रखते थे। मैंने भैया को मिलना चाहा तो उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया, जबकि मैं खड़ा होकर उन्हें देखता रहा। उधर भाभी पास में ही खड़ी थी और फ़ोन पर किसी से पैसों का पूछ रही थी। मैंने उसी वक्त पैसों का लिफाफा उनके आगे कर दिया, मगर भैया ने उन पैसों को लेने से साफ इनकार कर दिया। भाभी भी उन पैसों की तरफ नज़रें उठाकर भी नहीं देखा। मैंने उनको बहुत मनाने की कोशिश की कि चलिए, आज तक आपने मुझ पर जो भी खर्च किया ये सूद समेत वापस ले लीजिए, मगर भैया की ना को मैं हाँ में नहीं बदल सका और मैं भी बेदिली के साथ कमरे से बाहर निकला। मैंने बाहर आकर देखा, भाभी डॉक्टर से बात करके जैसे ही फ्री हुई, मैं उनके पास चला आया और हाथ जोड़कर कहा कि भाभी, मुझे बताओ कि मुझसे क्या गलती हुई, मैं अपनी गलती को सुधार लूँगा। मगर वो भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। फिर मैं अचानक ही रोने लगा और कहा, मैंने हमेशा ही आपको अपने माँ बाप का दर्जा दिया और कोई बात बेशक आप मत कीजिए, मगर मुझे मेरी गलती तो बता दीजिए। जिस पर उन्होंने अपने पर्स से एक डायरी निकाल कर मुझे दी। मैंने उस डायरी को पढ़ा तो दंग रह गया। उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा था कि मैं और भैया सगे भाई नहीं थे। भैया दूसरे शहर में पढ़ते थे। जब वहाँ से वापस आए तो माँ का देहांत हो चुका था और मैं भी छोटा सा था। पिताजी ने उनको यही बताया था कि तुम्हारा भाई है, तो उन्होंने भी भाई की तरह ही मुझसे मोहब्बत की। फिर पिताजी को फांसी हो गई थी, मगर किस जुर्म में मैं नहीं जानता। भैया को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था और हमने इस बारे में कभी कोई बात भी नहीं की थी। डायरी पिताजी की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि रोहन उस अरबी औरत का बच्चा है जिसके लिए मैं गार्ड की नौकरी करता था। उसके सारे बुरे काम जब तक एक दिन पकड़े गए तो उसने सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया और खुद यहाँ से फरार हो गई। उसने अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं किया, तो मैं वो बच्चा उठाकर घर ले आया। अदालत ने मुझे फांसी की सज़ा सुना दी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपना केस लड़ सकूं। और अब जाहिर सी बात है, मुझे फांसी ही हो जाएगी और सारी दुनिया मेरे बच्चों पर थूकेगी, मगर मुझे परवाह नहीं। ईश्वर
उस औरत की गलत हरकतों से वाकिफ थे। इसके बाद डायरी के पन्ने खाली थे। इसी पल मुझे समझ आया, जब घर बदला तो तभी वो डायरी भैया के हाथ लगी होगी और अब वो अरबी औरत मेरे पीछे इसलिए है कि मैं उसका बेटा हूँ। मैंने भैया को सारी बात बता दी, मगर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरी बात सुन ली थी। तब वो साफ इनकार कर रहे थे कि ऐसी औरत के खून को अपने घर में हम जगह नहीं दे सकते, जिसकी वजह से मेरा शरीफ बाप फांसी पर लटका हुआ था। और वही हर नाजायज काम अब तुम कर रहे हो जो तुम्हारी माँ करती थी। मैं वहाँ से निकलकर सीधा थाने गया और अपनी चालाक माँ और अपने खिलाफ सारे सबूत उनको दे दिए, जिसके बाद मुझे और उन दोनों को पकड़ लिया गया। मुझे बहुत ही कम सज़ा हुई थी, क्योंकि एक तो मैंने इनकार किया था और दूसरा कि मैं उनके कामों में बहुत ही कम जुर्म में मैं उनका साथी था। लेकिन जितनी भी थी तो मेरे लिए सज़ा ही। मुझको भी उस औरत के पास काम करने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि मैं उस मक्कार औरत का बेटा था जिसने ना जाने कितने घर बर्बाद किए थे। फिर कुछ दिनों के बाद जब मैं घर पर आया तब मेरी ज़िंदगी पहले जैसी हो गई थी। भैया और भाभी ने भी मुझे अपना लिया और दोनों पहले जैसे मेरे साथ रहने लगे और हमारे घर में पहले की तरह खुशियाँ आ गई। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।